हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस की एक नई टॉपिक एक्सक्रीशन। और ये आज की जो टॉपिक है ये इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम एक्सक्रीशन टॉपिक देखेंगे। तो एक्सक्रीशन हम दो चीज़ों का देखेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग और एक एक्सक्रीशन इन प्लांट। जो भी हम देख रहे हैं क्योंकि ये लाइफ प्रोसेसेस है तो जो भी हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग की और प्लांट्स की भी हम देख रहे थे। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़े, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ें। उसी तरह से एक्सक्रीशन के भी हम जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन इन प्लांट पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसकी जितने भी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरह हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक एक्सक्रीशन। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो देखिए बच्चों, ये जो एक्सक्रीशन टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन अगर नहीं होगा, बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाएगा तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे और यहाँ तक कि ऐसे केसेस अगर बढ़ गए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस नज़रिए से एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं बुक के हिसाब से। We have already discussed how the organism get rid of gaseous waste generated during the photosynthesis or respirations। तो हमने रेस्पिरेशन के समय जो वेस्ट निकल रहे थे, जैसे कि हमारे गैसियस वेस्ट किस तरह से रिमूव होती है वो हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया या रेस्पिरेशन, हम प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलते थे। हमारे लिए रेस्पिरेशन के समय हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल रहे थे। तो गैसियस वेस्ट किस तरह से रिमूव हो रहे थे वो हमने देख लिया था। Other metabolic activity generate nitrogenous materials which need to be removed। तो यहाँ पर एक बात बताया गया, देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो सेल के अंदर बहुत सारे काम चलते रहते हैं तो उस वक्त जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है वहाँ पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं और उस वेस्ट मटेरियल को नाइट्रोजेनियस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाइट्रोजेनियस वेस्ट मटेरियल निकलते हैं और वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो उसे रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताया गया, देखिए डेफिनेशन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्चुअली द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मटेरियल। व्हाट हार्मफुल मटेरियल? ये जो हमारे नाइट्रोजेनियस वेस्ट निकल रही है, ये हार्मफुल मटेरियल को जिस प्रोसेस से, जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस से बाहर किया जाता है इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरियस स्ट्रेटेजीज टू डू दिस। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, जाहिर सी बात है। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय द सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो यहाँ बात करते हैं जैसे हम यूनिसेलुलर, ये भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो बात ही निराली है, ये हर काम डिफ्यूजन प्रोसेस से लगभग कर लेते हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल सेल के होते हैं तो सारा इनका है जो आउटर कवरिंग होती है बॉडी की वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसके वजह से सारा डिफ्यूजन प्रोसेस से और भी बहुत सारे उनके जितने भी एक्टिविटीज़ है वो काम हो जाते हैं। तो उनके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत सिंपल मीन्स से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, एज वी हैव इन अदर प्रोसेस कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए क्या होता है, वी यूज द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। यही जो सेम फंक्शन है, मतलब एक्सक्रीशन फंक्शन करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बीइंग के पास, क्योंकि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारा जो एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन है वो भी सेपरेट है। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर के केस में वो डिफ्यूजन प्रोसेस से, सिंपल प्रोसेस से काम कर लेते हैं।
तो हम यहाँ देखते हैं हमारा ह्यूमन बींग के लिए वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो हमारा जो एक्सक्रीशन जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बेसिकली कुछ चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि हमारे ए पेयर ऑफ किडनी, पेयर मतलब दो किडनी है, और ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप है, वो यूरेटर्स है, और एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो हमारे पास ये दो किडनी हो गए, दो किडनी, तो ए पेयर ऑफ किडनी हो गए। अच्छा, ये वाली जो पाइप है देखिए, ये वाली पाइप और ये वाली पाइप, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट यूरेटर एक बनाया गया, इधर में आपकी राइट यूरेटर है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट किडनी बनाई गई है, तो इधर में भी राइट किडनी है। ठीक है, ये लेफ्ट हमारा रेनल वेन है, तो इधर राइट में भी इस तरह के होंगे, तो ये हो जाते हैं। लेकिन मेन पार्ट हमारा जो है ये दो किडनीज हैं और दो आपकी यूरेटर्स है। ये दो यूरेटर है, दोनों किडनी से एक एक पाइप निकल के आए हैं, और यहाँ पर जहाँ पर यूरिन स्टोर होते हैं वो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और जहाँ से ये आपकी यूरिन बाहर आती है ये वाली हो जाती है यूरेथ्रा। तो ये मेनली चार पार्ट हैं। क्या क्या? दो किडनीज, दो यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ठीक है, जो ओपनिंग जहाँ से आपकी यूरिन बाहर आती है। क्लियर? तो ये मेनली चार पार्ट हैं। आगे देखते हैं इसको और थोड़ा डिटेल्स में। चलिए इसके बाद देखते हैं ये जो है द किडनी, जो है इसका लोकेशन कहाँ पर है? किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो क्योंकि हमारा दो किडनी है तो हमारे जो बैकबोन के दोनों साइड में हमारे एब्डोमेन जो पेट है, पेट के जस्ट नीचे एब्डोमेन के पास में, और दोनों किडनियाँ बैकबोन के एक दूसरे साइड में होते हैं। ठीक है, दो किडनी बैकबोन के, एक लेफ्ट में एक राइट में होते हैं। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स। तो जिस तरह से यूरिन आपकी किडनी में तो यूरिन बन रहे हैं, तो यूरिन बनने के बाद वो जो यूरेटर है, दो पाइप है, उसके थ्रू से वो यूरिन बाहर आते हैं। कहाँ जमा होते हैं? उसके बाद आ जाते हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाते हैं, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। तो वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में सबसे पहले तो बात समझिए कि किडनी में यूरिन बन गए, उसके बाद वहाँ से जो है आपकी यूरेटर्स, जो दो पाइप हैं, वो पाइप के माध्यम से दोनों किडनी में एक एक यूरेटर लगा हुआ, तो वो पाइप से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ गया यूरिन। वहाँ पर स्टोर होके रहते हैं, हर वक्त स्टोर होके रहते हैं, हर बार हम टॉयलेट नहीं जाते। उसके बाद जब वो फुल होते हैं या भर जाते हैं तो हम वी अर्ज टू गो फॉर टॉयलेट, हम लोग को टॉयलेट लगता है, और यूरेथ्रा से वो टॉयलेट बाहर आती है। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पर हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हमने तो कह दिया कि किडनी में यूरिन प्रोड्यूस हो गए, लेकिन कैसे यूरिन प्रोड्यूस होते हैं यही तो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर। ठीक है, सो द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो ये जो यूरिन है, एक्चुअली देखा जाए तो यूरिन का पर्पज क्या? यूरिन फॉर्मेशन हो ही क्यों रहा है? यूरिन फॉर्मेशन का पर्पज ये है कि वो फिल्टर करेगी वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से। ठीक है, ब्लड में, ब्लड इतना बॉडी के पूरा हर कोने तक मूव कर रहा, काम कर रहा, इतना सारा चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा, तो उसमें काम करने के बाद उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी हो जाते हैं जमा, जिसको बाहर करना जरूरी है। तो यूरिन का फॉर्मेशन ही उसी पर्पज से हुआ है कि वो ब्लड से जितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेशन के दौरान निकलता है, वो हमारे किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा क्लियर होता है। जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है वो लंग्स में रिमूव होता है, लेकिन ब्लड के अंदर फिर और एक जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, ये कहाँ रिमूव होता है? ये किडनी में होता है।
कहाँ पर? किडनी में। तो दो चीज़ें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस वेस्ट है वो लंग्स में रिमूव होता है, और यूरिया और यूरिक एसिड जो वेस्ट है वो किडनी में रिमूव होता है, ब्लड से ही दोनों रिमूव होते हैं। सो इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी like in lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। तो जैसे हमारे लंग्स बने हुए हैं उसी तरह से हमारे किडनी में भी बहुत सारी चीज़ों से बना है ये क्लस्टर मतलब क्या? एक ग्रुप्स, क्लस्टर ऑफ अ वेरी थीन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड के नस जो है कैपिलरीज से पतले पतले ट्यूब से बने हुए हैं, ठीक है। ये जो फिल्टरिंग यूनिट, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ कप शेप्ड end of a coiled tube called the Bowman's capsule that collect the filtrate। तो जब फिल्टर करने का काम होता है, यहाँ पर अच्छे से समझिए, देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो आपको बताया गया कि किडनी के अंदर बहुत सारे पतले पतले छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। उस ट्यूब्स को हम एक्चुअली नेफ्रॉन कहते हैं, और डिटेल्स में नेफ्रॉन को वही मेन किडनी का जो, जैसे हम बोलें कि सेल की जो फंडामेंटल यूनिट हमारा बॉडी का क्या है, सेल है, वैसे फंडामेंटल यूनिट हमारी किडनी का जो नेफ्रॉन है। स्ट्रक्चरल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, कभी कभी शॉर्ट टाइप में आ जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल, बट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आपकी जो किडनी है वो हो जाती है हमारी नेफ्रॉन। तो यहाँ पर बताया गया, देखिए ये जो है फिल्टरिंग यूनिट एक कप शेप्ड, ये क्या आपकी कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा ना, इसको हम बोलते हैं बॉमैन्स कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ कॉइल्ड ग्रुप जैसा दिख रहा है ना, ये सब है आपकी ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। अच्छा से समझिएगा, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड, मैंने आपको दिखाया कप शेप्ड एंड दैट्स कॉइल्ड, दिस इज नोन एज द बोमेंस कैप्सूल। जो कप शेप्ड है वो हम बोमेंस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। एंड दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। एक चीज ध्यान रखिए, फिल्ट्रेट का मतलब यूरिन नहीं है यहाँ पर, फिल्ट्रेट का मतलब यूरिन बिल्कुल भी नहीं है, अभी यूरिन नहीं बना है। आपकी जो ब्लड है, ब्लड को दे दिया गया फिल्टर करने के लिए फिल्ट्रेट यूनिट में, वहाँ से कुछ चीज़ों को वो छलनी जैसा छान के निकालती है, ठीक है। सो ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन, जिसकी मैं बात कर रहा था। दोनों किडनी में बहुत माने क्या फिल्ट्रेशन यूनिट लगे हुए हैं, नेफ्रॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर हम काउंट करके बताएं तो लगभग 8 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। किडनी के अंदर 8 लाख नेफ्रॉन्स, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देना, बुक में नहीं है, पर आपकी एक किडनी में हमारी 8 लाख नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। तो सोचिए उतने छोटे किडनी के अंदर इतने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। अच्छा, और अगर थोड़ा जानकारी के बता दूं, किडनी की जो साइज होती है ना, जनरली बच्चों आप कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, बुक के अंदर नहीं है, तो ये अगर देखा जाए तो जनरली इसकी जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। हमारी किडनी की जो साइज है वो लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर के अंदर, और आपकी जो ब्रेथ है वो 5 से 7 सेंटीमीटर के अंदर ब्रेथ होती है। तो इसके अंदर में 8 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्टर करते हैं। तो बहुत इसीलिए बोला गया है नेफ्रॉन को द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन, हमारी किडनी, ठीक है। इतने सारे किडनी के जो नेफ्रॉन हैं वही उसको स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन पैक क्लोज टुगेदर, एकदम चिपक के, तभी तो इतने 8 लाख किडनी जो नेफ्रॉन है उसके अंदर आएंगे ना किडनी के अंदर, तो वो बहुत क्लोज टुगेदर, बहुत पास रहते हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्टर, जब पहला फिल्टर होता है, फर्स्ट टाइम जो फिल्टर होता है, एक ही बार फिल्टर होके यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते और फेंक नहीं देते हैं, ठीक है। तो सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। तो हमारे यूरिन बनने से पहले नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट
आता है, फिल्टर होने के बाद जो चीज़ बनता है उसे फिल्ट्रेट करते हैं, तो वो फिल्ट्रेट यूरिन नहीं होता, उसे फिर से दोबारा उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि फिल्टर होने के बाद उसमें और भी जो वैल्यूएबल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारी जो यूरिक एसिड और यूरिया के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें रहते हैं जिसको कि बॉडी के लिए ज़रूरत है, जैसे कि ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड हो गए, ठीक है, कुछ सॉल्ट हो जाते हैं, कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हैं, क्योंकि यूरिन में तो बहुत सारे वाटर हैं, तो सारे वाटर को थ्रो करना नहीं है, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे यूरिन कंसिस्ट है 95% वाटर, इसे भी आप कहीं नोट कर लो। जो यूरिन है, यूरिन का कंपोजिशन जो है उसमें वाटर 95% है और यूरिया ओनली 2% है, और अदर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3% है, ठीक है। तो 95% वाटर है, सब वाटर को थ्रो करना नहीं है, ओके। तो इसके वजह से वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट के अंदर से दोबारा रीअब्जॉर्प्शन का काम किया जाता है। हम जब नेफ्रॉन को पढ़ेंगे ना तो डिटेल्स में उसके स्ट्रक्चर में हम देख लेंगे। तो ये अभी बिल्कुल आप इतना समझे कि जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन नहीं है, फिल्ट्रेट में भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, ये और मेजर पार्ट ऑफ वाटर रहता है जो कि फिर से रीअब्जॉर्ब होता है यूरिन बनने से पहले, यूरिन को थ्रो करने से पहले। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। तो ये जो कितना वाटर अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यूरिन में तो 95% आपकी वाटर है ना, तो वहाँ से सारे वाटर को हम थ्रो नहीं करते हैं, जो अब्जॉर्प्शन के वक्त वाटर भी अब्जॉर्ब होता है, तो कितना वाटर अब्जॉर्ब होगा ये बॉडी के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी, बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना जो वेस्ट निकल रहा है यूरिन में, क्या यूरिया डिजॉल्व होकर तो निकल रहा है ना, डायरेक्ट सॉलिड प्रोडक्ट नहीं निकल रहे हैं। यूरिन जो है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को डिजॉल्व फॉर्म में यूरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो कितना इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है कितना बाहर निकलना है, कितना एक्सक्रीट करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना अमाउंट एब्जॉर्ब करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। मैंने अभी जो बताया था दोनों किडनी में एक एक पाइप लगे हुए हैं जो यूरेटर है, ठीक है। तो किडनी में यूरिन बनने के बाद वो फाइनली यूरेटर में आ जाते हैं, व्हिच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो उसको लास्ट में वो यूरेटर कनेक्ट होते हैं कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था। Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded blood leads, देखो expanded blood leads to the urge to pass it through the urethra। तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो गए, यूरेटर से आ गए, ठीक है। किडनी से जो यूरिन बना वो जो आपकी यूरेटर है, यूरेटर जो पाइप है उसके माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आ गए और वहाँ पर स्टोर होकर रह गए। तब तक स्टोर होकर रह गए जब तक कि हम उसे बाहर नहीं करें, ठीक है। स्टोर तो होके रहते हैं, लेकिन जब फुल हो जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर, तब हम क्या यूरिन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए द ब्लैडर इज मस्कुलर, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैडर इज मस्कुलर। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मसल से बना हुआ है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, और ये हमारे नर्व्स कंट्रोल करता है, जैसा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है इसको। हाँ, तो एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिन। देखिए टॉयलेट लगते ही हम टॉयलेट नहीं जाते हैं, ठीक है, हम टॉयलेट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक मस्कुलर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मसल से बना होता है। जब ज़्यादा फुल हो जाता है तो वो एक्सपांड करता है, एक्सपांड करके वहाँ कुछ देर तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। और ये क्योंकि नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, तो हमारे माइंड से कंट्रोल होता है, तो हम कुछ देर के लिए यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डायग्राम से और एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपकी दो किडनी हो गए, ठीक है। यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हो गया, वो प्रोसेस को देखेंगे हम कहाँ कैसे यूरिन फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यूरिन फॉर्म होने के बाद में ये जो दो पाइप दिख रहे हैं आपको, ये है यूरेटर। यूरेटर के माध्यम से यूरिन यहाँ से फिल्टर हो गए और यहाँ से फिल्टर हो गए आ गए। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास दो किडनीज हैं, ठीक है, तो बहुत बेटर अच्छे फिल्टर हो रहे हैं। लेकिन अगर बाय द वे एक किडनी डैमेज भी हो जाती है तो दूसरे किडनी से काम चल जाता है, नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात आपको बता दी। तो ये यूरेटर्स के माध्यम से यूरिन आ गए, और यहाँ पर क्योंकि अगर ये वाले देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो रहे हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता तो यहाँ से यूरिन फॉर्म होते रहते और हर वक्त यहाँ से
आपकी क्या यूरेथ्रा से वो यूरिन बाहर आते रहते, जो कि हेल्दी नहीं है, हाइजेनिक नहीं है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लडर इसलिए है कि यहाँ पर वो स्टोर होके रहते हैं और हम जब जरूरत होता है तो हम यूरिन के लिए जाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। तो चलिए, अच्छा, अब हमने बुक की बातें तो देख ली, ठीक है। अब हम थोड़ा डायग्राम से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो है रेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। सबसे पहले आर्टरी जो होते हैं, आपको जानते हो, आर्टरी में आपकी प्योर ब्लड होते हैं, ठीक है, और वेन में जो है इम्प्योर ब्लड होते हैं। या आर्टरी में यूँ क्या है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर आपकी वेन में होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो रेड कलर से बताया गया और ब्लू कलर से, मैंने पहले भी आपको हार्ट की डायग्राम में बताया था। तो यहाँ पर जो है रेनल आर्टरी जो रेड से बताया गया और वेन जो है ब्लू से बताया गया। सबसे पहला चीज़, यहाँ से जब ब्लड आ रहे हैं, ब्लड में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी ब्लड में बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी हैं, तो ये आगे यहाँ पर आपकी अंदर आते हैं किडनी के अंदर। तो ये एक कप शेप्ड की चीज़ है जिसको हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये डब्बा जैसा है, तो ये बॉमन्स कैप्सूल हो गया। कैप्सूल आप टैबलेट जानते हो, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर मेडिसिन। तो ये क्योंकि एक बॉक्स टाइप का है तो इसको हम कवर टाइप का, तो इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल हो गया। और इसके अंदर जो देखिए ये छोटे 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 ग्रैन्यूल जैसा दिख रहे हैं, उसको हम ग्लेमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नेफ्रॉन्स मौजूद है। अब ये नेफ्रॉन को, ये पूरा चीज़ को नेफ्रॉन्स बताया गया है। ये इसके जो, अब हम पहले देखिए आपकी बॉडी के अंदर हमने देखा, उसके बाद किडनी को देखा, किडनी के अंदर अब हम देख रहे हैं ये नेफ्रॉन कैसे काम होता है, ठीक है। किडनी में एक्चुअली यूरिन फिल्टर कैसे होता है, इस बात को बताया गया। तो देखिए ये आप येलो ट्यूब्स को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर आपकी ये ब्लड लेके आया, नाइट्रोजनियस वेस्ट के साथ ब्लड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये पाइप के थ्रू से यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर, जो किडनी के अंदर है, ये यहाँ पर आपकी नाइट्रोजनियस वेस्ट आ गए। उसके साथ साथ बहुत सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब भी हैं जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है, वो भी इसके साथ में है। तो यहाँ ये पहला फिल्ट्रेट है, यहाँ पर फिल्टर हुआ, लेकिन यहाँ पर यूरिन बना नहीं है अभी। ये फिर आगे आपको जो छलनी है वो ये सब के माध्यम से देखिए, ये जो है यहाँ से होते हुए आ रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो गए, जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो गए। रीअब्जॉर्ब होने के बाद ये यू शेप की एक ट्यूब दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से जब ये रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो ओनली आपकी वेस्ट प्रोडक्ट और यूरिन है वो यहाँ से इस तरह से बाहर आ रहे हैं, और ये ट्यूब के माध्यम से ये आपकी यूरेटर में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे यूरिन बाहर जाती है। तो ये हो जाता है टोटल प्रोसेस हमारे जो फिल्ट्रेशन यूनिट की, जो नेफ्रॉन की मेन काम है। अच्छा, और एक चीज़ बच्चों, कभी कभी ना इसमें आपको बताया जाता है कि आपकी नेफ्रॉन को अच्छे से डायग्राम करके लेबलिंग करके बनाइए। तो आपकी बुक के जो स्ट्रक्चर है उतना आपको ना बना के आप प्लेनली छोटे हिसाब से भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बता देता हूँ। जैसे आप ये क्या करेंगे, इस तरह से एक कप शेप्ड बना दीजिए, ठीक है। इस तरह से एक कप शेप्ड बना दीजिए स्ट्रक्चर बॉमन्स कैप्सूल की, और इसको आप क्या कीजिए, इस तरह से एक पाइप बना दीजिए, ठीक है। और ये वाली देखिए, जैसे ये वाली आपकी एक पार्ट हो जाते हैं, फिर ये यू शेप्ड के बन गए, फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला कलेक्ट हो जाते हैं, फिर इसको ये पाइप बना दीजिए इस तरह से, जो कि यहाँ पर आपका वो कलेक्ट, जो सीटी में बोल रहा था, ये कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के बना देंगे सिंपल। और यहाँ पर आपको आर्टरी को एंटर भी कराना है, तो ऐसे आर्टरी को ऐसे एंटर करा दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये आपकी यहाँ पर ये एक बॉक्स लाइक, यहाँ पर कुछ ग्रैन्यूल्स जो हैं आपकी ग्लोमेरुलस जो बोलते हैं, ये बॉक्स के अंदर यहाँ पर बना दीजिए। अच्छा, इसको एक आप ट्यूब की स्ट्रक्चर दे दीजिए इस तरह की, ठीक है। ये सिंपल एक डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह का आप बना दिए। और यहाँ पर देखिए ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये जब आपको क्या है, जो वोमन्स कैप्सूल है, ठीक है, और इसके अंदर जो पार्ट्स है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और ये आर्टरी को आपने एंटर कराया, यहाँ पर सब आपकी जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और डायग्राम को देखें तो ये वाली जो पहला पार्ट जहाँ पर फिल्ट्रेशन के काम हो रहे हैं उसको हम पीसीटी बोलते हैं, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड क्या ट्यूबल, ये बोला जाता है पीसीटी, और इसको हम बोलते हैं डीसीटी, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये वाला को हम क्या लूप ऑफ हैनली ऐसे नाम दिया जाता है। तो इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा जब डायग्राम बताते हैं वक्त, ठीक है। और ये तो आप जान ही रहे हैं, सीटी जो है
आपकी कलेक्टिंग डक्ट आपके फ़ोटो में भी दिखाया गया, पिक्चर में दिखाया गया। तो ऐसे आप एक सिंपल जस्ट आइडिया दे दिया मैंने, इस तरह के आप थोड़ा बना सकते हो। क्लियर? पूरी आपको जो बुक के हिसाब से डायग्राम ना आए तो इस तरह के आप डायग्राम को बना सकते हो। मेन आपको नेफ्रॉन को दिखाना होता है कि कैसे काम हो रहा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये मोर टू नो में बताया गया है, ये आपकी आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताया गया। जैसे कि बहुत वक्त ऐसे हो जाता है, कोई इन्फेक्शन किसी को हो गया या कभी इंजरी हो गई, एक्सीडेंट्स हो गया, तो ये किडनी डैमेज हो जाता है। ऐसे एक किडनी अगर डैमेज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दूसरे किडनी से काम चल जाता है। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गए हैं तो हमारे आर्टिफिशियल किडनी से काम चलाया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम जैसे नेचुरल प्रोसेस में जो हमारी नेफ्रॉन फिल्टर करती है, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, तो किडनी डैमेज होने के कारण वो नहीं हो पाता। तो एक प्रोसेस का नाम दिया गया डायलिसिस। वो डायलिसिस प्रोसेस से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है मशीन के सहारे से, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, जस्ट आइडिया दे दिया मैंने आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, जैसे हम लोग हमारे नेचुरल जो किडनी है वो रीअब्जॉर्ब करते हैं ना, जो एमिनो एसिड वगैरह को, जो ग्लूकोज वगैरह को। लेकिन ये आर्टिफिशियल किडनी में यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं हो पाता है। यहाँ पर क्या रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं हो पाता, लेकिन हाँ फिल्टर हो जाता है और यूरिन बाहर आते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारी थोड़ा आइडिया आपको कि आर्टिफिशियल किडनी का क्या इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी हम देख रहे हैं, एक्सक्रीशन अगर ह्यूमन बीइंग की देखेंगे तो प्लांट की देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अगर देखेंगे ह्यूमन बीइंग की तो प्लांट की भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, देखिए प्लांट की केस में कैसे होता है। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल। तो प्लांट की अलग पूरा स्ट्रेटेजी है एनिमल के, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो प्लांट की एक्सक्रीशन की जो स्ट्रेटेजी है, टेक्निक है, वो एनिमल से थोड़ा कहीं अलग है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के लिए ऑक्सीजन ही वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके काम की चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, और वेस्ट प्रोडक्ट उसके लिए ऑक्सीजन है। हमारे लिए ऑक्सीजन काम की चीज़ है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट, वो लंग से क्लियर हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लेकिन प्लांट की केस में जो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो निकलती है, उसे भी उसको रिमूव करना पड़ता है। We have discussed earlier how the plant deal with oxygen as well as carbon dioxide। और इससे पहले हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया कि प्लांट किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डील करता है, ठीक है, किस तरह से वो ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उनके स्टोमाटा है, वो सब हमने पढ़ लिया। सो दीज कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, गैसियस वेस्ट तो उनको वो निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी जो ऑक्सीजन है। लेकिन जो वाटर है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा वाटर उनके लिए है, वो कौन सा प्रोसेस से बाहर जाता है, आपको बताए थे वो हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से। कौन सी ट्रांसपीरेशन? जब हम पढ़ रहे थे इसकी ट्रांसपोर्टेशन, उस वक्त इस वर्ड का हमने जिक्र किया था। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वो वाटर, जो वेस्ट वाटर को, उसको बाहर करती है, ठीक है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। अच्छा, और जो दूसरे कुछ वेस्ट है, एक तो अब उसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट हुआ, एक उनके लिए वाटर वेस्ट हुआ, तो ये दोनों तो वो रिमूव कर लिए। अब कुछ कुछ जो है, जो उनके वेस्ट है, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, उसको कैसे रिमूव करते हैं। उनका बॉडी आपको पता है, बहुत सारे उनके डेड सेल्स होते हैं, एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीफ। और कुछ कुछ वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट को लीफ में कलेक्ट कर लेते हैं, लीफ में स्टोर कर लेते हैं, और जब लीफ सूखने के बाद झड़ जाती है तो उनके वेस्ट प्रोडक्ट भी लीफ के साथ बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो रिमूव करते हैं। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स। और उनके जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके सेलुलर वैक्यूल में भी वेस्ट प्रोडक्ट जमा होके रहते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। तो अभी आपको बताया था, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है लीफ में भी जमा हो सकते हैं, और जब लीफ झड़ जाती है तो उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आ जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज ए रेजिन एंड गम्स। किसी किसी प्लांट के देखिएगा जो रेजिन हम बनाते हैं, रेजिन यूज़ करते हैं, या गम्स जो पेस्ट अट्ठा
जो हम इस्तेमाल करते हैं, गम बनाते हैं, तो वो भी उनकी एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट से निकलती है। हम सोचते हैं कि जैसे आप बबूल की पेड़ हो गए तो वहाँ पर आप देखेंगे उसके बॉडी से, उसके स्टेम से बाहर आते हैं ना कुछ पेस्ट टाइप का चीज़, उसे हम गम कहते हैं, तो वो उसकी एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, उनकी जो पुराने जो जाइलम है जिसमें आपकी वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, और फ्लोएम में फूड सप्लाई होती है, तो वो ओल्ड जाइलम में ये गम्स, रेजिन, ये सब जो निकलते हैं, जो वो उनकी वेस्ट प्रोडक्ट होती है एक्चुअली देखा जाए तो। प्लांट अल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और जो प्लांट है उनकी एक्सक्रीट और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल में छोड़ देते हैं। उनकी जो रूट है, रूट सॉइल से कनेक्ट होकर रहता है, तो वहाँ से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। मतलब कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्लांट उनकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को स्टोमाटा के थ्रू से वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर किए, लिक्विड को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट वहाँ से निकाल दिए, और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि रेजिन, गम्स, ये उनकी ओल्ड जाइलम टिश्यू वहाँ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उनकी रूट से सॉइल में चले जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा बहुत बार ऐसे बताया गया है कि बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी ऑर्गन को पहले से डोनेट कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन करना बहुत एक अच्छी बात है। तो ऑर्गन देखिए, हम जो डोनेट करते हैं, देखिए यहाँ पर डोनेशन ऑफ ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर एंड हिज हर फैमिली। तो वो डॉक्टर ही बताते हैं कि ऑर्गन को डोनेट आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो कभी भी ऑर्गन अगर डैमेज हो जाते हैं किसी के या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो उनको ऑर्गन डोनेशन किया जाता है, और उसके जो रिलेटिव्स है या कोई है तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनके ऑर्गन को बाहर करके डोनर ऑर्गन को वहाँ पर रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर बात किया गया है कैसे डोनेट किया जाता है। देखिए, ऑर्गन जो होते हैं वो डोनर मतलब जो देते हैं, ठीक है, और रिसिपेंट मतलब जो लेते हैं। तो उसको क्या सर्जरी करके डोनर का ऑर्गन निकाला जाता है और रेसिपिएंट के ऑर्गन जो सिस्टम में डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड द क्या क्या चीज़ हो सकता है। देखिए, कॉर्निया जो कि आँख में होता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, ये सब ट्रांसप्लांट किया जाता है। इंटेस्टाइन वगैरह भी, बोन मेरो भी, जो हमारे बोन के अंदर में जो क्या आपकी चिपचिपा चीज़ होती है उसको बोन मेरो बोलते हैं, वो भी हम जिसे गुर्दा कहते हैं उसको भी हम डोनेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन ऑकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर पर्सन ब्रेन इज डेड। तो कब डोनेट किया था? जब एक पर्सन का डेथ हो जाता है, 48 आवर्स के अंदर उसे उसका ऑर्गन को निकाला जा सकता है, जब वो काम करेगा। तो किसी जो कोई जिसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी ऑर्गन को निकाला जाता है, उसकी फैमिली के कंसल्ट करने के बाद, या फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि ये पर्सन की ब्रेन टोटली डेड हो गई है। ब्रेन डेड हो गई है मतलब वो इंसान क्या कुछ देर के बाद में उसकी डेथ हो ही जाएगी, तब उसका ऑर्गन को उसकी फैमिली मेंबर्स को कंसल्ट करके लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इंसान जिंदा रहते ही दे सकता है, जिंदा रहने के दौरान भी दे सकता है, जैसे कि किडनी, एक किडनी डोनेट कर सकता है अपनी फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, या फिर पार्ट ऑफ लीवर की कुछ पार्ट को जिंदा रहते ही दे सकता है, लंग्स को डोनेट कर सकता है, ठीक है, और कुछ जैसा टिश्यूज वगैरह ये सब हम डोनेट कर सकते हैं जबकि डोनर जिंदा है तभी भी। कुछ चीज़ें हैं जो कि जो पर्सन की डेथ के बाद निकाला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो जिंदा रहते भी डोनेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा ये जो आज का आखिरी टॉपिक था एक्सक्रीशन, ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसके साथ साथ जो भी हमारी येलो बॉक्स में थे उसको भी मैंने कवर करा दिया था, क्योंकि छोटी सी टॉपिक बची हुई थी, तो ये जानना भी जरूरी है आपको। और इसके बाद हम जो इंटेक्स क्वेश्चन को नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, अच्छे से समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी है तो ज़रूर बताइए ताकि मैं सुधारने की कोशिश करूं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।